बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। रिवर्स क्लास वहीं से शुरू करूंगा जहां पिछले लेक्चर में ख़त्म की थी। रिवर्स हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस क्या है और हम आज सीखेंगे कि इस पर हम काम किस तरह करेंगे। और आज इंशाल्लाह हम मेन्यू बार पर काम करना सीखेंगे कि मेन्यू बार क्या है। हम इंडिविजुअली एक एक मेन्यूज़ को पढ़ेंगे और तरतीब के साथ पढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह फाइल से लेकर व्यू तक हम तमाम मेन्यूज़ को पढ़ेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आते हैं फाइल मेन्यू पर और फाइल मेन्यू पर सबसे पहला काम जो आपने करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम व्यूअर्स या स्टूडेंट्स जो आपने करना है वो है सेव करना। बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लें किसी नाम के साथ, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप पर अगर काम कर रहे हैं तो लैपटॉप बैटरी ना होने की वजह से सडनली बंद हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर पर पीसी पर काम कर रहे हैं तो लाइट सडनली जा सकती है, जैसे कि आजकल कोई भरोसा नहीं है। और इस तरह की बहुत सारी हादसा की सूरतें आ सकती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले सेव कर लें। रिवर्स मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, और जब मैं कंप्यूटर के टेस्ट लेता हूँ या प्रैक्टिकल स्टूडेंट से लेता हूँ तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि स्टूडेंट ने आया इस डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले सेव किया है या नहीं। फिर सेव किस तरह करना है, मैं चूंकि यहाँ से फाइल मेन्यू से पहले सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप आगे गुजरते जाएंगे अगले मेन्यूज़ पढ़ते जाएंगे तो कुछ चीज़ें इसमें एडवांस में इस्तेमाल होंगी जो अगले मेन्यूज़ को पढ़ने के बाद इस्तेमाल होंगी। जिस तरह ये अकाउंटेंट है, जिस तरह ये अकाउंट है, ऑप्शन है, ये एक्सपोर्ट है, ये तमाम चीज़ें। इसलिए ये ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें अभी इस मेन्यू से मुझे दरकार हैं वो मैं पहले पढ़ूंगा। सबसे पहले सेव करना है व्यूअर। सेव बटन पर जाकर क्लिक कीजिए। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोकेशन चूज कीजिए कि आपने किस जगह पर इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। अगर आप कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेल का तो मुमकिन है कि आपको लेआउट थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन काम इसी तरह हो रहा होगा, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले सेव बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, मैंने कंप्यूटर को सिलेक्ट रखना है। ड्राइव के अंदर नहीं सेव करना है। ड्राइव क्या है इसका भी एक कंसेप्ट है, इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। बस यहाँ से उसके बाद ब्राउज करना है कि आपने अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना है। यानी पहली बात तो आपने बता दिया अपने सिस्टम को कि मैंने कंप्यूटर में ये जो डॉक्यूमेंट में बनाने लगा हूँ, अभी आप देख सकते हैं इसका नाम एक्सेल है, लेकिन हकीकत में इसका एक्सेल नहीं रखूंगा मैं, नाम इसका इसका नाम बुक 1 है और एक्सेल की फाइल है, एक्सेल इसकी एक्सटेंशन है, लेकिन मैं इसका नाम डेफिनेटली चेंज करूंगा। अभी मैं लोकेशन के मामले में फंसा हुआ हूँ कि लोकेशन में किस जगह पर जाकर मैंने इसे सेव करना है। व्यूअर यहाँ ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से पाथ चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो पाथ मुझे नजर आ रहे हैं वो आ रहा है मेरा नाम, यानी कि जो फोल्डर का नाम मैंने बनाया हुआ है। कहीं बाय डिफॉल्ट विंडो जब करते हैं तो ये नाम आ जाते हैं, अब्दुल गफ्फार एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी इस जगह पर फिलहाल मैंने यहाँ पर सेव नहीं करना है इसको, मैंने इसे सेव करना है फिलहाल डेस्कटॉप पर। और मैं डेस्कटॉप पर जाकर क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद मैं फाइल का नाम सबसे पहले रखता हूँ। फाइल का नाम मैं रख सकता हूँ कि माय फर्स्ट वर्क इन एक्सेल, या इतना बड़ा नाम नहीं रखता हूँ, मैं सिंपल इतना रख देता हूँ, फर्स्ट एक्सेल वर्क। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को फिल वक्त में इग्नोर कर रहा हूँ, बाद में इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, जिस तरह ऑथर है, टैग्स है, ज़रा सा आगे चलेंगे तो इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ही है। यहाँ पर नाम लिखने के बाद मैं सेव पर जाकर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके टाइटल बार के अंदर अगर आप गौर से देखें तो टाइटल बार के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट एक्सेल वर्क, यानी आपकी फाइल इस नाम के साथ आपके डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। और आपने भी सबसे पहला काम यही करना है, यानी एक्सेल की शीट या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले खुदारा सेव किया कीजिए चीज़ को, क्योंकि सेव अगर आपके पास होगी तो आपकी मेहनत बची रहेगी। और अगर आपके पास सेव नहीं होगी, आप इसी तरह काम करते जा रहे हैं तो एक्सीडेंटली सिस्टम बंद हो गया, समझ लीजिए आपने अगर 2 घंटे भी काम किया तो आपके 2 घंटे की एफर्ट्स जो है वो सारी की सारी ज़ाय हो जाएंगी। रिवर्स उसके बाद एक कदम मजीद आगे बढ़ते हैं और सेव करने के बाद मैं चलता हूं अपने होम मेन्यू पर, क्योंकि फाइल के हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूं कि फाइल मेन्यू में मैं चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक पढ़ूंगा, क्योंकि फाइल मेन्यू में ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं परफॉर्म करके दिखा सकूं, क्योंकि हमारा मेन्यू बार जो शुरू होता है वो तकरीबन होम मेन्यू से शुरू होता है। फाइल मेन्यू पर जिस तरह मैंने अभी सेव पर काम किया है इस तरह आप ओपन कर सकते हैं, वो बात की ज़रूरत मैं सिखाऊंगा आपको। आप मेरे साथ रहेंगे इन ट्यूटोरियल्स में, शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें ट्यूटोरियल को। कुछ स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, ऐसा ना कीजिएगा।
इनको बिल्कुल एक ख़ास तरतीब से देखिएगा, क्योंकि हम ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चलेंगे, हम ज़ीरो लेवल से चीज़ों को अपर लेवल की तरफ लेकर चलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह आपको। तो सबसे पहले होम मेन्यू पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। होम मेन्यू के अंदर सबसे पहले मैं होम मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और होम मेन्यू के अंदर सबसे पहले मैं क्लिपबोर्ड इस पैनल को कवर करूंगा। क्लिपबोर्ड में 4 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर मौजूद है। चूंकि इन तमाम चीज़ों पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास डेटा मौजूद हो, और अगर डेटा नहीं है तो मैं होम मेन्यू को परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। तो मैं एक्सेल के अंदर कुछ डमी सा डेटा डाल देता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद चीज़ों को समझाता हूं कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं एक छोटी सी शीट बना रहा हूँ एक्सेल की, बहुत छोटी सी, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, फादर नेम है और क्लास है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट रोल नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्लास, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एड्रेस। आई थिंक इतना काफ़ी है। एस से मुराद स्टूडेंट है, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और एड्रेस। बिकॉज अभी मेरे पास डेटा मौजूद है और ये मैंने सेल बनाए हैं, और इन सेल के अंदर सबसे पहले सेल में रोल नंबर, दूसरे में नेम, तीसरे में क्लास और चौथे में एड्रेस लिखा है। बिकॉज आप समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डेटा इसमें डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रोल नंबर 1 डाल देता हूँ, रोल नंबर 2 पुट कर देता हूँ, रोल नंबर 3 पुट कर देता हूँ। इसी तरह मैं नाम भी लिख देता हूँ। मेरा फेवरेट एली, सबका फेवरेट एली, तो क्योंकि जब भी हम काम कर रहे थे एली हमारे माइंड में सबसे पहले ज़रूर आते हैं, उसी से हम काम चला लेते हैं। दूसरा मैं कोई असद लिख देता हूँ। असद, मेरे स्पेलिंग थोड़े से कमज़ोर हैं, माफ़ कीजिएगा। असद के बाद मैं लिख देता हूँ जी कामरान। कामरान, मुझे स्टूडेंट्स भी कहते होते हैं कि सर ये आपके फेवरेट नाम है अली, असद और कामरान। बहरहाल उसके बाद मैं क्लास लिख देता हूँ इनकी 10th। डेफिनेटली यहाँ भी मैं 10th ही लिखूँगा, 10th। और एड्रेस ये तमाम स्टूडेंट रावलाकोट से, रावलाकोट। एजेके मैं जानबूझकर इसके साथ एजेके लिख रहा हूँ, क्योंकि एक कन्फ्यूजन आपके अंदर माइंड के अंदर पैदा होगी, वो क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं हजीरा लिख देता हूँ स्टूडेंट का नाम, क्योंकि अपनी जगह बंदे को याद रखनी चाहिए। हजीरा, हजीरा आज़ाद कश्मीर। तो भी बस अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो एक छोटी सी शीट आपको बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले आप मिस्टर अली को देख रहे हैं, असद को देख रहे हैं नेम के अंदर, और कामरान को देख रहे हैं। बस अभी हम समझते हैं होम मेन्यू के अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर सबसे पहली चीज़ कट। कट क्या है व्यूअर्स? अगर फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ से रिमूव करना है, ख़त्म करना है और किसी दूसरे सेल के अंदर जाकर लिखना है, जिस तरह सपोज मैं चाहता हूँ कि ये रोल नंबर 1 जो है इसका नाम अली नहीं है, इसको ख़त्म कर दें, और रोल नंबर 4 जो होगा उसका नाम अली होगा, ये 1 के अंदर कोई और स्टूडेंट है बेसिकली। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अली पर जाता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं कट पर क्लिक करता हूँ। अब देखें, जो ही मैंने सिलेक्ट करने के बाद कट पर क्लिक किया तो यहाँ से इस सेल के अंदर से अली रिमूव हो जाता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं बताऊंगा आपको जूम लेवल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट। यहाँ से अगर आप स्टेटस बार पर एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा जूम का, और इस पर अगर प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट जूम होकर नज़र आएगी। क्योंकि मैंने अभी कट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जूम एक्टिवेट नहीं है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। कट और पेस्ट को समझ लीजिए, फिर मैं जूम भी आपको बताता हूँ। देखिए कट से क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जो टेक्स्ट मौजूद था, और फिर आपने क्लिपबोर्ड में होम की प्रॉपर्टी के अंदर क्लिपबोर्ड में जाकर कट पर क्लिक किया तो वो डेटा जो सेल के अंदर था वो यहाँ से खत्म हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद आप जिस जगह पर उसे आप पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह पर जाइए, कर्सर से क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जस्ट पेस्ट पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अब अली रोल नंबर 1 में नहीं है, अली रोल नंबर 4 में चला गया है। क्यों? ये रोल नंबर 1 से मैंने अली को कट किया है और रोल नंबर 4 की तरफ लेकर गया हूँ। मैं ज़रा सा जूम कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने कट ऑप्शन एक्टिवेट किया हुआ था, यहाँ से कट किया हुआ था, तो एक फंक्शन पहले से परफॉर्म था और उसके साथ में यहाँ से जूम नहीं कर पा रहा था। याद रखिएगा, जब कोई ऑप्शन आप परफॉर्म कर लेते हैं तो उसको जब तक आप, जिस तरह मैंने कट किया, जब तक आप कट को किसी जगह पर पेस्ट नहीं करेंगे तो तब तक आप यहाँ से जूम का बटन प्रेस नहीं कर सकते। यहाँ से मैं जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर नजर आए
आए, अच्छे तरीके से नजर आए जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप एली को मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब यकीनन कट और पेस्ट की फंक्शन को आप समझ चुके होंगे। व्यूअर्स, अगला फंक्शन जो है वो है कॉपी और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट क्या है, ये भी एक इंतहाई अहम और ज़बरदस्त फंक्शन है। आपको सपोज एली, मुझे एक स्टूडेंट और है जिसका नाम एली है और या मुझे कामरान है, तो मैं उसको ये काम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट को मैं एक ही बार लिखूँ और दूसरी बार जब भी मुझे लिखने की ज़रूरत पड़े तो मैं इसकी कॉपी ले लूँ ताकि मेरा टाइम बच सके, मेरी स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो मैं यहाँ से कामरान को लिखने के बजाय मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसको याद रखिएगा, सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। बस बाज़ का तो सिलेक्ट के बगैर काम हो जाता है एक्सेल के अंदर, लेकिन बाकी वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किए बगैर कॉपी पर क्लिक करता हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि बाज़ का एक्सेल पर सिलेक्ट किए बगैर भी डेटा कॉपी हो जाता है, उस सेल के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूँ इस जगह पर और यहाँ पर जाकर मैं जस्ट पेस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन अब की बार इसने ये ऐसा नहीं किया, तो आप क्लियर हो गया होगा आपको भी कि आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कामरान को सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद जिस जगह पर आप पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर जाकर जस्ट क्लिक कर दीजिएगा और आपका कामरान अब रोल नंबर 1 की जगह पर मौजूद है। बस आप इस कंसेप्ट को भी समझ चुके होंगे। कॉपी और पेस्ट क्या है, कॉपी के अंदर आपका डेटा उस सेल के अंदर भी मौजूद रहता है जहां से आप उसे कॉपी ले रहे होते हैं और उस सेल के अंदर भी जाकर पेस्ट हो जाता है जिसके अंदर आप रखना चाहते हैं। तो कट के अंदर ऐसा नहीं होता, कट के अंदर इससे जरा सा उल्ट होता है। कट के अंदर आप जहां पर कट करते हैं वहां से डेटा रिमूव हो जाता है और जहां पर जाकर पेस्ट करते हैं वहां पर ही नजर आ रहा होता है। बिकॉज शायद आवाज में आपको कुछ खराबी नजर आ रही हो या कुछ साफ नजर क्लियर ना सुनाई दे रही हो तो माजरत चाहूंगा। मैं किसी तरह का कोई माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम का ही जो माइक है मैं उसी को नेचुरली इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने माइक खरीदा था जो काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल मैं मजीद खरीदने का इरादा नहीं रखता, यही माइक खासा बेहतर है। और उसके बाद चलिए काम की बात पर आते हैं। आप क्लिप बोर्ड को समझ चुके होंगे, इसकी 3 चीज़ों को, कट, कॉपी और पेस्ट को। अगली चीज़ इंतहाई आम है जिसको हम फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं और फॉर्मेट पेंटर को मैं पहले समझाना चाहूँगा क्या है। इससे पहले, मेरे समझाने से पहले व्यूअर्स, आप फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक करेंगे या थोड़ी देर कर्सर को रोकेंगे तो आपको एक नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ, इसको जरूर पढ़ लिया करें क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अंदर इसके इस्तेमाल करने का तरीका मौजूद होता है, बाज़ का इस टूल के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और सजेशन मौजूद होती है कि इस टूल को कब इस्तेमाल किया जाए। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें भी आपके काम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हम बस अफरा तफरी में लगे होते हैं, दौड़ो दौड़ पड़ी रहती है हमारी। तो इसलिए यहाँ पर रुका करें, ये आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और इसके ये साथ लिखने का मकसद ही ये है कि आप यहाँ पर रुकें और आपको पता चले कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह मैं अभी कॉपी पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कॉपी के लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। तो इसको पढ़ने के बाद भी बनने का काफ़ी सारा आइडिया क्लियर हो जाता है कि इसको मैं किस तरह इस्तेमाल करूँ। तो फॉर्मेट पेंटर काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा क्योंकि अक्सर इसको इस्तेमाल नहीं करती, मुश्किल लगता है, थोड़ा सा छोड़कर स्किप होकर आगे चले जाते हैं। लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूंगा और इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन याद रखिए, फॉर्मेट पेंटर आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद अगले टेक्स्ट पर जिस पर आप वो लगाना चाहते हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। अब फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग पढ़ने के लिए, समझाने के लिए मैं फॉन्ट के अंदर जाऊँगा और फॉन्ट के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे थोड़ी सी और उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ आऊँगा और मैं समझाऊँगा कि फॉर्मेटिंग क्या है, जिसको एडिटिंग भी आप कह सकते हैं। ना कहिए अगर कंफ्यूज कर रहा है, फॉर्मेटिंग ही कह लीजिए। एक फॉर्मेट और भी होता है, जिस तरह यूएसपी फॉर्मेट करना और ड्राइव फॉर्मेट करना, वो कंसेप्ट और है, ये फॉर्मेट कंसेप्ट और है। बस फिलहाल फॉन्ट के अंदर जाता हूँ। जिस तरह रोल नंबर है, रोल नंबर पर आप फॉन्ट के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर समझाऊंगा मैं। फॉन्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ है जो आपका, इसको आप स्टाइल बोल सकते हैं, फॉन्ट बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, आपका जो टेक्स्ट है, अगर आप उस टेक्स्ट को कोई खास मखसूस फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह कैलबरी फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है और कैलबरी खासी शोहरत रखने वाला फॉन्ट है। अगर आप खबरें सुनते हैं तो आपको पता होगा कि कैलबरी फॉन्ट ही की बदौलत आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में मौजूद है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि आप यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मतलब इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे और एरो पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके फॉन्ट में फॉन्ट रिक्वायर है उस पर जाएंगे।
अक्सर स्टूडेंट अपनी मर्जी से ढूंढ कर लगा रहे होते हैं, उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े। बहरहाल ऐसा ना किया कीजिए। फॉन्ट रिक्वायरमेंट होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं वहाँ खास फॉन्ट रिक्वायरमेंट होगा। वो कह सकते हैं कि आपने जो भी हेडिंग्स रखनी है वो एरियल में रखनी है, जो भी हेडिंग्स टेबल के अंदर टेक्स्ट रखना है वो वर्डाना में रखना है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी मर्जी से नहीं टेढ़े मेढ़े टेक्स्ट आपने डाल दिया जी यहाँ से, ये अच्छा लग रहा है मैंने डाल दिया जी हेडिंग में। तो ये एक चीज़ नॉन प्रोफेशनल हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखा करें। बहरहाल आगे चलते हुए मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको एक अच्छा सा फॉन्ट जिसका नाम है ये कुछ मुश्किल सा लिखा हुआ है। नाम मैं क्लिक करूँगा और ये आप नाम देख सकते हैं, अडाब और अडाबी और जो भी लिखा हुआ है। बहरहाल यहाँ से ये फॉन्ट आपको इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं जो ही मैंने फॉन्ट अप्लाई किया तो यहाँ पर टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट से आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। बहरहाल तो फॉन्ट आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट क्या है, आपके टेक्स्ट का स्टाइल फॉन्ट कहलाता है, मुख्तसर सी बात। और फॉन्ट के बाद फ़ौरन आगे देखें वो है आपका साइज़, यानी जो टेक्स्ट है उसका साइज़। क्योंकि मैं फॉन्ट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा मोटा है, साइज़ ओके साइज़ जो है 11 ओके, मैं नहीं समझता कि 11 साइज़ बहुत बड़ा है। शायद बड़ा आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आप इस वक्त अगर गौर कर सकें यहाँ पर जूम पर तो 270 पर मैं मौजूद हूँ। इसको हमेशा 0 पर रखना चाहिए जब आप प्रिंट निकालते हैं या सेव करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जूम लेवल पर हूँ इसलिए आपको बड़ा नज़र आ रहा है। 12 मेरे लिए काफ़ी है इतना, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैं हेडिंग्स अमूमन 12 रखता होता हूँ, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से मैं क्योंकि रोल नंबर नेम क्लास ये हेडिंग्स हैं तो यहाँ से मैं इनको 12 कर दूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स आपने गौर किया होगा कि एस रोल और नंबर आपको मिस हो रहा है, सिर्फ एम नज़र आ रहे हैं। ये क्या है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व करें। व्यूअर्स ऐसा अक्सर होता है और होना भी चाहिए क्योंकि अभी आपका जो सेल है उसकी गुंजाइश ही इतनी थी कि वो एस रोल नंबर एन को कवर कर सके। वो जो है वो इसकी गुंजाइश के अंदर नहीं है, इसकी गुंजाइश बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ा दीजिए, अब यहाँ पर जो आपका टाइटल आपके कॉलम का टाइटल है ये, यहाँ पर अगर इसके साथ लास्ट पे जाएंगे तो आपको एक डबल एरो बनेगा जिस तरह अभी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर बना है। जस्ट जाकर इसको ड्रैग कर दीजिए जितने आप सेल का स्टाइल साइज रखना चाह रहे हैं या जितना आप पूरे कॉलम का साइज रखना चाह रहे हैं। चूंकि सेल का साइज बढ़ेगा, जब कॉलम का साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सेल का साइज भी बाई विड्थ बढ़ेगा। हाइट बढ़ाने के लिए आपको रो को छेड़छाड़ करना पड़ेगी लेकिन बाई विड्थ जरूर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं कि आप बढ़ गया है इसका साइज। तो इस तरह मजीद बढ़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। बहरहाल आप बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक जितना आपकी ज़रूरत है। मुझे फ़िलहाल इतनी ही ज़रूरत है, काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्या दो चीज़ें अप्लाई की, जो है एक है आपका उसका फॉन्ट इस्तेमाल किया, इस पर उसका साइज़ मैंने चेंज किया। अब मैं समझाने वाला हूँ आपको फॉर्मेट पेंटर, बड़ा नामी ग्रामी टूल है, खासा इस्तेमाल होता है और अगर आप इसको सीख जाएंगे इस्तेमाल करना तो यकीन जानिए आप काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं हर बार की तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ना भूलिएगा आप, मैं भी नहीं भूलूँगा। यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ अगले किसी भी सेल के अंदर, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसके लिए आई थिंक आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करने के लिए। मैं सिंगल बार इस पर फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर आपको एक लाइन की सूरत में कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इसने जो ही मेरे क्लिक करते ही जो रोल नंबर के अंदर जो इसका साइज था और जो टेक्स्ट का स्टाइल था वो कॉपी हो गया है किसके अंदर, फॉर्मेट पेंटर के अंदर। और अब आप जहां इसे चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जिस तरह स्टूडेंट रोल नंबर जो हेडिंग्स है इसका फॉन्ट साइज और स्टाइल है वही एड्रेस का भी हो, तो मैंने जस्ट जाकर इसको सिलेक्ट करने इस पर जाकर क्लिक किया, सेल के अंदर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद उस स्टाइल को कॉपी किया और जिस जगह पर मुझे वो परफॉर्म करना है जस्ट जाकर वहां पर क्लिक कर दें। अब आप अगर गौर से देखें तो सेम स्टाइल है, सेम साइज और सेम स्टाइल है। देखिए स्टूडेंट रोल नंबर आप देख सकते हैं, टॉप पर इसका जो फॉन्ट जो इस्तेमाल किया वो उसका नाम आप देख सकते हैं और इसका साइज देख सकते हैं और सिमिलर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसका नाम और साइज देख सकते हैं। तो अब यकीनन आप फॉर्मेट पेंटर को किसी हद तक समझ गए होंगे। अब मजीद समझने के लिए आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या है कि आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अपने अंदर कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद जहां पर भी आप वो फॉर्मेटिंग, वो मखसूस फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं।
अब एक सवाल आपके माइंड के अंदर शायद पैदा हुआ होगा कि हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और एड्रेस है, ये 4 हेडिंग्स हैं और उसके बाद नीचे रोल नंबर शुरू हो रहे हैं, नेम शुरू हो रहे हैं, क्लास शुरू हो रहे हैं, तो क्या हम हर बार एक बार यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद फिर फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और फिर एक एक करके करते रहेंगे तो फिर खासा टाइम ले लेगा? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम जस्ट एक बार सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर काफ़ी हो जाए, जब हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए तो उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर को डीएक्टिवेट कर लें। तो बिल्कुल स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल में स्टूडेंट रोल नंबर में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो इसके फॉन्ट के वाले से, जो इसके स्टाइल्स के वाले से या एडिटिंग के वाले से चीज़ें मौजूद हैं, यही मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर और क्लास पर। तो पहले मैं फॉर्मेट पेंटर पर जाकर जस्ट मैंने सिंगल क्लिक किया था तो उसने एक बार के लिए इसके अंदर जो स्टाइल था वो अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। अब मुझे एक से ज़्यादा बार के लिए स्टाइल चाहिए तो जस्ट मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। देखिए डबल क्लिक किया तो अब फॉर्मेट पेंटर ने अपने अंदर ये तमाम चीज़ें कैप्चर कर ली। आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर्मेट पेंटर ने ये चीज़ें कैप्चर कर ली? 2 निशानियां आपको नजर आ रही होंगी। पहले आप देख सकते हैं कि ए कॉलम सेल E1 जो आपका नेम बॉक्स है, इसके अंदर जो सेल है इसके अंदर आपको मुसलसल वो घूमता हुआ एक लाइन सी नजर आ रही है जो सेल के गिर्द घूम रही है। और दूसरी चीज़, आप जब भी अपनी वर्कशीट पर जाएंगे तो आपको आपके कर्सर के प्लस साइन के साथ एक ब्रश सा नजर आ जाएगा और ये ब्रश एक आपको बता रहे हैं कि फॉर्मेट पेंटर अब आपके कंट्रोल के अंदर या कर्सर के अंदर कैप्चर है। आप किसी भी जगह पर ये मखसूस फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने इस्तेमाल करनी है स्टूडेंट रोल नंबर को पर तो जस्ट जाकर मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि आप सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई है। अगर मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर अप्लाई है। तो स्टूडेंट तो करूँगा कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और मुझे फीडबैक देने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब पर यकीनन मेरा इरादा है कि इन वीडियोस को मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो वहां पर आप ज़रूर कमेंट में मेंशन किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपका जब मेंशन करते हैं आप लोग तो यकीन जानिए कि हमारी हौसला अफजाई भी होती है, हमें मज़ीद काम करने का जज्बा भी पैदा होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें खासी मेहनत है। आप देख सकते हैं कि 12:06 रात के बज रहे हैं और मैं ये सारा काम आप ही स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि वहाँ पर कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कर दिया कीजिए। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है कि फॉर्मेट पेंटिंग को करने के बाद हम इसको डीएक्टिवेट कैसे करें? तो जिस तरह एक्टिवेट किया था उसी तरह डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करने के लिए जस्ट फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो तमाम चीज़ों पर फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो चुका है बड़ी आसानी के साथ। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 15 हेडिंग्स भी हैं, 20 भी हैं, 50 भी हैं या 100 भी हैं, बड़े टेबल्स में ऐसा होता है बसा औकात, तो आप उनमें एक ही हेडिंग रखना चाह रहे हैं, एक ही स्टाइल रखना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट पेंटर का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो की लेंथ कितनी हो चुकी है, 38 मिनट। चूँकि मैंने 2 वीडियो एक ही साथ बना रहा हूँ, बाद में मैंने क्रॉप कर लूँगा तो खासी हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और फॉन्ट को आज कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम आगे चलेंगे। फॉन्ट में हम 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक टेक्स्ट का कैलिब्री फॉन्ट है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद आप साइज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइज नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये क्या चीज़ है? जिस तरह हमने यहाँ पर क्लिक करके साइज का 12 किया था, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट एक बार जाकर कर्सर से क्लिक कीजिएगा तो उसका साइज बढ़ता जाएगा। उसके साथ डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये भी बड़ा आसान है। जस्ट जाकर क्लिक करते जाए साइज कम होता जाएगा। डिक्रीज और इंक्रीज सेम वर्ड से ही जाहिर है। ये इसका मिनिमम साइज है जो 8 है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। आप शायद कह रहे होंगे कि हमें इतना बड़ा नज़र आ रहा है। बड़ा सिर्फ इसलिए नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त 270 देख सकते हैं वहाँ पर। तो बहरहाल उसके बाद आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से 11 ठीक रहेगा। ओके कर देता हूँ। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब जानते होंगे। मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को आगे लेकर चलूँगा। बोल्ड क्या है? अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करना चाह रहे हैं तो उसको बोल्ड बोलते हैं हम। थोड़ा सा उसकी वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको बोल्ड बोलते हैं। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बी पर क्लिक किया, जाकर देख सकते हैं कि डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। कामरान में 10th में और असद में और फिर आगे कामरान में इसको मैंने बोल्ड कर दिया है।
यानी इस पर बोल्ड अप्लाई है। अटैलिक क्या है, मैं फॉर एग्जांपल 10 को अटैलिक करना चाह रहा हूँ। अटैलिक का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, यहाँ पर जाकर मैं अटैलिक पर क्लिक करूँगा तो ये हल्का सा आपको टेढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद आगे फ़ौरन चलूँगा तो वो है अंडरलाइन, और ज़रा सा मैं सेल की विड्थ बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं बता चुका हूँ ये तरीकाकार, और ये मैंने जानबूझकर इसीलिए लिखा था ज़्यादा कि आपको ये आपको जब नज़र ना आए, अगले सेल में घुसता हुआ टेक्स्ट नज़र आए तो आप थोड़े से कंफ्यूज हों, और मैं आपको जब समझाऊँ तो आपको समझ आ जाए, पता चल जाए कि इसको हमने किस तरह बड़ा करना है। यहाँ टॉप पर जाऊँगा, डी सेल की इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा तो आप देख सकते हैं ये आगे तक मौजूद है। यहाँ से उसके बाद यहाँ मैं क्या करने वाला था, मैं इसको अंडरलाइन करने वाला था। यहाँ पर गया, क्लिक किया और जाकर यहाँ यू पर क्लिक किया। अंडरलाइन बड़ा क्लियर सा है, अंडरलाइन आपको नजर आ रहा है। अंडरलाइन के साथ एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करके आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, डबल अंडरलाइन पर क्लिक कीजिए, 2 लाइन्स आ जाएंगी इसके बॉटम पर, ये डबल अंडरलाइन है। उसके बाद मैं फ़ौरन आगे जाता हूँ, और आगे क्या जाता हूँ, आगे चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। बॉटम बॉर्डर, मतलब है सिर्फ बॉटम ही नहीं, हर तरह की बॉर्डर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है या जितना भी डेटा आपने अपनी एक्सेल की शीट में डाला है, इस सारे को सिलेक्ट करना है मैंने। तो सिलेक्ट करने के लिए वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी लंबी हो गई। 20-22 मिनट की एक वीडियो बन जाएगी यहाँ से। बहरहाल चलें कवर करते हैं इसको। तो यहाँ से आप इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मौजूद रहने के साथ साथ यहाँ पर जब भी आपको वाइट कलर का प्लस नज़र आ रहा होगा, इसको सेंटर में ले जाकर यहाँ से लेकर मैं आज़ाद कश्मीर मैं यहाँ तक सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जीरा आज़ाद कश्मीर के नीचे वाले सेल तक। तो यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक प्रेस रखूँगा। राइट है या लेफ्ट है ये मुझे कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। आफ्टर बिफोर हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें मुझे कन्फ्यूज़ कर रही होती हैं। बहरहाल राइट ही है आई थिंक, हाँ राइट क्लिक करने के बाद आप माउस से इसको ड्रैग करेंगे, और ड्रैग कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है वहाँ तक करने के बाद आप आएंगे अपनी इसी टूल पर, यानी कि बॉर्डर वाले पर। यहाँ पर आकर मैं इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दूँ। जो ही ऑल बॉर्डर किया तो आप गौर से देखें तो इस पर एक टेबल सा अप्लाई हो गया। आपको तमाम टेक्स्ट एक टेबल की सूरत में नज़र आ रहा है। मैं जूम इन करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा तो आप बेहतर तरीके से देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं 150 पर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह इस पर एक टेबल से अप्लाई हो गया है। तो ये है आपका बॉर्डर। रिवर्स बॉर्डर के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं फिल कलर। फिल कलर क्या है, फिल कलर आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर को कह सकते हैं। यहाँ से जाकर आप यहाँ छोटी सी एरो पर क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से किसी भी कलर के साथ इसको फिल कर सकते हैं। आपकी मर्जी है जो कलर आपकी पसंद है, लेकिन खुदारा ये रंग बिरंगे सुर्ख नीले पीले सब इस तरह के कलर ना इस्तेमाल ना कीजिएगा। प्रोफेशनल यहाँ पर काम होता है। हाँ, अगर आप कलर से खेलना चाहते हैं तो फोटोशॉप के अंदर जाएं, अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जाएं, वहाँ कलर की कम्बिनेशन अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क लाइट ग्रे से कलर रख देता हूँ, और इसको मैं अगले सेल पर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर इसके बैकग्राउंड या फिल कलर इन टेक्स्ट के इर्द गिर्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड क्या है, अगले लेक्चर में मैं ज़रूर बताऊँगा कि कंट्रोल जेड क्या है। तो उसके बाद मैं यहाँ से फिल कलर इस पर अप्लाई किया, क्लिक किया, यहाँ से फिल कलर के फ़ौरन बाद है आपके फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट का कलर क्या है, फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट है उसके कलर को बोलते हैं फ़ॉन्ट। आपको पता चल गया होगा फ़ॉन्ट क्या चीज़ है। जो भी टेक्स्ट है, जिस तरह स्टूडेंट रोल नंबर ये टेक्स्ट भी है और इसको हम फ़ॉन्ट भी बोलते हैं। इसका अगर फॉर एग्जांपल मैं कलर रेड करना चाह रहा हूँ या ग्रीन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। बाज़ का सिलेक्ट के बगैर भी काम कर लेते हैं एक्सेल, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, लेकिन वर्ड और पावर पॉइंट ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये कलर, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। आप भी अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह, और इन तमाम चीज़ों के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। 2 लेक्चर्स आज हमने ख़त्म किए, इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। शायद अभी तक मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है, और आप मुझे जब भी दुआ के लिए हाथ उठें तो ज़रूर याद किया करें। उसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होऊंगा एक नए सबक के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।